क्लास 12th फिजिक्स में आज हम बात करेंगे विकिरण की द्वैत प्रकृति पर, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन। जो विकिरण होते हैं या प्रकाश होता है तो उसके जो रेडिएशंस होते हैं उनके दो तरह के व्यवहार होते हैं, ड्यूल नेचर होता है। कहीं वो तरंग की तरह व्यवहार करते हैं तो कहीं वो कणों की तरह व्यवहार करते हैं। वास्तव में क्या होता है, जैसे यहाँ देखिए आप, ये आपका क्या हो रहा है, ये व्यतिकरण हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है। कौन सा व्यतिकरण है ये? संपोषी व्यतिकरण है, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो ये जो व्यतिकरण की घटना है ये केवल प्रकाश के एक ही प्रकार के सिद्धांत से समझाई जा सकती है, और वो है प्रकाश का तरंग सिद्धांत। तो जब प्रकाश के तरंग चित्रण द्वारा आप व्यतिकरण को समझा सकते हैं और इंटरफेरेंस, और उसके बाद विवर्तन को समझा सकते हैं, डिफ्रैक्शन को, पोलराइजेशन या ध्रुवण को समझा सकते हैं, और इनकी व्याख्या बहुत नेचुरल और सेटिस्फैक्ट्री तरीके से आप प्रकाश के तरंग चित्रण द्वारा कर सकते हैं। एक्चुअल क्या है कि जो विकिरण है वो कुछ परिघटनाओं में इस तरीके से वेव्स की तरह या तरंग की तरह व्यवहार करता है, और इन घटनाओं की व्याख्या केवल प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर ही की जा सकती है। और ये घटनाएं जैसे प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ये घटनाएं ऐसी है। इसमें क्या होता है कि हम कहते हैं कि मतलब वास्तव में जो प्रकाश का तरंग सिद्धांत है या वेव नेचर है, उसमें हम कहते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों से मिलकर बनी होती है, और जिस आकाशीय क्षेत्र में फैली होती है वहाँ पर ऊर्जा अर्थात एनर्जी का एक कंटिन्यूस वितरण होता है या सतत वितरण होता है ऊर्जा का। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि तरंग सिद्धांत में ये बताया गया कि ऊर्जा का कंटिन्यूस वितरण होता है, सतत वितरण होता है। लेकिन अगर आप कुछ और परिघटनाएं ले लें, जैसे कि यहाँ प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखिए, या कॉम्पटन इफेक्ट को भी देख सकते हैं, कॉम्पटन प्रभाव को भी, तो उसकी व्याख्या इस तरंग सिद्धांत के आधार पर नहीं कर पाएंगे आप। क्योंकि अब देखिए क्यों नहीं कर पाएंगे, उसको देख लेते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन प्रभाव आदि की व्याख्या इस तरंग सिद्धांत के द्वारा नहीं हो सकती, क्योंकि तरंग सिद्धांत का जो बेसिक है, जो मूल बात है, वो है ऊर्जा का सतत वितरण, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। मतलब तो यहाँ क्या होता है कि अगर हम ऐसा मान लें कि इन घटनाओं में ऊर्जा का कंटिन्यूस वितरण मान लें अगर आप, तो यहाँ क्या परेशानियाँ खड़ी हो जाएगी। देखिए, पहली परेशानी तो ये आ जाएगी कि जो प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर डिपेंड करने लग जाएगी। मतलब अब तो बड़ी मुसीबत हो गई। एक तो क्या हुआ कि जो निकला हुआ फोटो इलेक्ट्रॉन है, उस फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वो प्रकाश की तीव्रता के साथ बढ़नी चाहिए। एक बात तो ये हो गई। अगर आप मान लेते हैं कि ये तरंग के रूप में आ रहा है तो ठीक है। और दूसरी प्रॉब्लम ये खड़ी होगी कि विकिरण आपतित हुआ, उसके बाद काफ़ी घंटों और हो सकता है कई दिनों के बाद ही इलेक्ट्रॉन निकले। तो क्या प्रकाश विद्युत प्रभाव में ऐसा देखा गया? प्रकाश विद्युत प्रभाव में तो ये देखा गया कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन है या उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है, उनकी गतिज ऊर्जा जो है वो आपतित विकिरण की तीव्रता पर डिपेंड नहीं करती है, वो तो उसकी आवृत्ति पर डिपेंड करती है। और दूसरी बात यह कि विकिरण के आपतित होते ही इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगते हैं, उसमें कोई समय पश्चता भी नहीं होती। तो ये तो दोनों बातों का विरोधाभास हो गया। मतलब यहाँ अगर आप तरंग सिद्धांत को लागू करना चाहें तो ये दोनों बातें गलत हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये प्रकाश के तरंग सिद्धांत या वेव नेचर से आप इसको नहीं समझा सकते। तो डेफिनेटली इन घटनाओं की व्याख्या के लिए कुछ और होगा, और यहाँ वो हुआ कण सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत। मतलब विकिरण यहाँ पर कण की तरह व्यवहार करता है, पार्टिकल की तरह व्यवहार करता है। मतलब कण प्रकृति ने यह समाधान प्रस्तुत किया कि जो विकिरण है वो विकिरण ऊर्जा इकाइयों से बनी होती है, और जिसको आप कहते हैं क्वांटा, है ना। और ये डिस्क्रीट होते हैं, कंटिन्यूस नहीं होते, है ना। मतलब यहाँ हम कह सकते हैं कि विकिरण ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या पैकेट के रूप में आता है, और एक पैकेट को क्या कहते हैं, एक फोटोन कहते हैं, और ये कंटिन्यूस नहीं होता, ठीक है ना।
और इस रूप में जब ये ऊर्जा आती है तब इन बातों की व्याख्या हो पाती है कि ये जो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन है ये आपतित विकिरण की आवृत्ति के आपतित विकिरण की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती, या यूँ कहें कि आपतित विकिरण की आवृत्ति पर निर्भर करते हैं। और दूसरी बात यह है कि विकिरण के आपतित होते ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, अगर निकलना होगा तो इसमें कोई समय पश्चता नहीं होती। तो ये जो व्याख्या है ये केवल क्वांटम सिद्धांत के आधार पर ही की जा सकी, जिसमें माना गया कि जो विकिरण है वो कण की तरह व्यवहार करते हैं। तो यहाँ ये बात हम समझ गए कि विकिरण की ये जो प्रकृति है उसको द्वैत प्रकृति कहते हैं, कि विकिरण कुछ परिघटनाओं में तरंग की तरह व्यवहार करता है जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि में, और विकिरण कुछ परिघटनाओं में कण की तरह व्यवहार करता है जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्वांटम प्रभाव आदि में। जब वो तरंग की तरह व्यवहार करता है तब आप उसकी जो क्वांटम सिद्धांत है उससे उसकी व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं। जब वो कण की तरह व्यवहार करता है तो आप उसकी तरंग की तरह उसकी व्याख्या तरंग सिद्धांत के आधार पर नहीं कर पाते। तो विकिरण की ये जो प्रकृति है उसको उसकी कहते हैं द्वैत प्रकृति या ड्यूल नेचर। तो बहुत सरल तरीके से अगर आप लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि विकिरण कुछ परिघटनाओं में तरंग की तरह व्यवहार करता है और कुछ परिघटनाओं में कण की तरह व्यवहार करता है। इसे ही विकिरण की द्वैत प्रकृति कहते हैं। आप चाहें तो एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, है ना। मैंने इसको आपको बहुत स्पष्ट तरीके से सब बातें बता दी है। अब मैं इसको छोड़कर कुछ और जानकारी आपको देता हूं जो आपके ऑब्जेक्टिव पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, कि जो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश है उसका मान कितना होता है। तो वो E/m होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश और उसके द्रव्यमान का अनुपात, विशिष्ट आवेश। तो 1.76 × 10⁻11, और इलेक्ट्रॉन के आवेश है उसका मात्रक कूलाम है और द्रव्यमान का किलोग्राम, तो कूलाम प्रति किग्रा इसका विशिष्ट आवेश का मात्रक है, और इसकी वैल्यू जो है वो 1.76 × 10⁻11 कूलाम पर किग्रा है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है यहीं से बात कर लें, क्योंकि ई में ही तो आप डिवाइड करेंगे m का, तो ई की जो वैल्यू है वो 1.6 × 10⁻19 कूलाम होती। आप पूरा लिखना चाहे तो पूरा लिख दीजिएगा, अदरवाइज 1.6 पर्याप्त रहेगा। और दूसरी बात यह है कि जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा होती है उसकी वैल्यू भी, क्योंकि मैंने ये दोनों वैल्यू समान है तो कई बार बच्चे इसकी जगह ये इसकी जगह ये लिख देते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान 1.602 × 10⁻19 जूल के बराबर होता है। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब आप लिखते हैं तो यहाँ आपको जूल लिखना है, आवेश जब आप यहाँ लिखते हैं तो यहाँ आपको कूलाम लिखना है, वैल्यू तो वही है। तो ये हमको याद रखना चाहिए कि किसकी क्या मात्रक है, उससे भी वो आप बिल्कुल सही सही लिख पाएंगे। और कुछ बातें मैं जरूर कहना चाहूँगा कि जैसे ये फोटोन की एनर्जी है E = h, तरंग धैर्य, λ = h/p, जहाँ p मोमेंटम या संवेग है, h प्लांक कांस्टेंट है, न्यू विकिरण की आवृत्ति है जिसको आप c/λ से व्यक्त करते हैं, और E = m × c² या आइंस्टीन समीकरण का गणितीय रूप। इनके आपसी मानों के संबंध आप जरूर निकाल लीजिएगा और नए संबंधों की आप जांच कीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपका एक तो न्यूमेरिकल्स पर आपका ग्रिप बनेगा, और दूसरा ये होगा कि अगर कोई रिलेशन ऑब्जेक्टिव तरीके से आपसे पूछा जाता है तो आप उसको भी अच्छे तरीके से बता पाएंगे। धन्यवाद।